एमपी के जनजाति बाहुल्य जिले हैं झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी। इन जिलों के बारे में आमतौर पर यह धारणा है कि इन जिलों की जो जमीन है वहां पर जल, जंगल, जमीन और शांति की बातें होती हैं। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, जो मामला बताने जा रहे हैं, वह आपके पैरों के तले से जमीन को खिसका देगा। जी हाँ, अलीराजपुर जैसे शांति प्रिय जिले की जमीन का उपयोग आतंकी संगठन आईएसआईएस को फंडिंग करने के लिए किया जा रहा है। और इस बड़े मॉड्यूल का खुलासा बीते दिनों देश की 3 बड़ी एजेंसियां, जिनमें एनआईए, ईडी और गुजरात के वन विभाग की एटीएस शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप आयुध देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस सो रहा है, उसे मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे इस प्रकार के बड़े बड़े षड्यंत्रों की जानकारी नहीं लग पा रही। मध्य प्रदेश का वन विभाग कौन सी नींद में सोया हुआ है कि उसे अपने ही वन परिक्षेत्र में आने वाले अलीराजपुर के बारे में ये तक जानकारी नहीं है कि यहाँ पर सागौन के डिपो के नाम पर एक खैर की लकड़ी का डिपो चलाया जा रहा है और उस खैर की लकड़ी को बेचकर जो पैसा कमाया जा रहा है उसका उपयोग आतंकी संगठन को फंडिंग के लिए किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं। ये तस्वीरें उसी कार्रवाई का हिस्सा हैं जिस कार्रवाई के तहत बीते दिनों गुजरात के वन विभाग की एटीएस ने अलीराजपुर के एक डिपो में छापामारी की और यहां से बड़ी मात्रा में लगभग 2000 मैट्रिक टन के करीब खैर की लकड़ी को जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस खैर की लकड़ी का उपयोग आमतौर पर कत्था बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि सागौन की लकड़ी काफी महंगी होती है, कुछ उसी तरीके से खैर की लकड़ी भी काफी बेशकीमती मानी जाती है। हालांकि जहां पर इसको डंप किया जा रहा है, जहां पर इसको एकत्रित किया जा रहा है, वो जगह अलीराजपुर है, जहां पर खैर की लकड़ी की पैदावार नाम मात्र की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अलीराजपुर में खैर की लकड़ी इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आ रही है। तो ये खैर की लकड़ी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से, जिसमें गुजरात एक बड़ी जगह है, वहां से अलीराजपुर भेजी जा रही थी और डंप किया जा रहा था अलीराजपुर के एक सागौन के डिपो के नाम पर बनाए गए डिपो में, जहां से इस लकड़ी को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था। आप पूरे मामले पर आते हैं। दरअसल बीते दिनों ईडी ने देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 30 जगह पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई के पीछे था कि उन्हें कुछ ऐसे लिंक्स मिले थे कि कोई व्यक्ति हैं जो कि लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं और उस फंडिंग को आईएसआईएस तक भेजा जा रहा है। और जब ईडी देश भर में इस बड़ी देशव्यापी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी, उसी क्रम में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को भी इसमें शामिल किया गया। अब आपको एक एक करके इस पूरे मामले की परत दर परत जानकारी देते हैं कि आखिरकार अलीराजपुर आतंकियों को फंडिंग पहुंचाने के लिए एक गढ़ के रूप में कैसे उपयोग किया जा रहा था। दरअसल बीते कुछ सालों में आतंकी संगठन आईएसआईएस की फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए देशव्यापी और दुनियाव्यापी तरीके की कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें अमेरिका के द्वारा आईएसआईएस की फंडिंग को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए। भारत में गृह मंत्रालय के द्वारा भी ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी जो कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को फंडिंग कर रहे थे। इसके चलते आईएसआईएस को जो फंडिंग की जाती थी उस पर बड़ी संख्या में लगाम लगभग लग चुकी थी, जिसके चलते आईएसआईएस को मिलने वाली जो फंडिंग थी वह लचर पड़ती गई और कम होती गई। ऐसे में आईएसआईएस ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि वह अब देश और दुनिया भर से ऐसे लोगों को चुनेगी जो कि कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाते हैं, उसके सपोर्टर हैं। ऐसे लोगों से फंड लिया जाएगा। इसी में भारत के भी कुछ लोगों को चुना गया, जिसमें कि गुजरात के मुश्ताक अहमद और मोहम्मद ताहिर भी शामिल हैं। ये दोनों वो शख्स हैं जो कि आईएसआईएस को फंडिंग करते थे, लेकिन फंड आएगा कहां से, उसकी प्लानिंग उन्होंने की कि ये लोग अब खैर की लकड़ी को बेचकर ये लोग पैसा कमाएंगे। खैर की लकड़ी को बेचकर जो मुनाफा प्राप्त होगा उसका एक बड़ा हिस्सा आईएसआईएस को फंडिंग के तौर पर किया जाएगा। इन दोनों के अलावा इस पूरे मामले में एक और शख्स है जो कि मुंबई का रहने वाला है, उसका नाम है सचिन। इन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि यह खैर की लकड़ी का धंधा करेंगे। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार ये खैर की लकड़ी का संग्रहण कहाँ करेंगे, उसको बड़ी मात्रा में एकत्रित करके रखेंगे कहाँ पे।
ऐसे में इन्होंने सुना कि देश के किसी ऐसे हिस्से को चुना जाए यहाँ के कानून कमजोर हैं और वहाँ पर इन्हें आसानी से कमजोर कानून के चलते परमिशन मिल जाए। और इन्होंने इसी क्रम में पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को चुना और यहाँ पर वन विभाग से परमिशन ली कि वह सागौन की लकड़ी एकत्रित करने के लिए एक डिपो बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के वन विभाग ने बड़ी ही आसानी से इन्हें सागौन की लकड़ी का डिपो बनाने की परमिशन दे दी और उसके बाद यह धंधा शुरू हुआ। देश भर से खैर की लकड़ी को एकत्रित करके मध्य प्रदेश के अलीराजपुर लाया जाना शुरू कर दिया गया। ऐसे में गुजरात वन विभाग की ATS है जो कि इसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है। उन्होंने लगभग 1 साल पहले एक ट्रक को पकड़ा जो ट्रक खैर की लकड़ी से भरा हुआ था और इसी ट्रक को पकड़ने के बाद जब पूछताछ शुरू की गई तो ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि वे ये लकड़ी एकत्रित करके गुजरात से अलीराजपुर ले जा रहे हैं और वहां अलीराजपुर में बने डिपो में इन लकड़ियों को खाली किया जाएगा। जून 2024 के अंदर एक ट्रक पकड़ा गया था गुजरात के अंदर। उसके अंदर इंट्रोगेशन के अंदर एक संदीप सिंह नाम का जो ड्राइवर था उसने बताया कि साहब ये गुजरात से माल चोरी करके मैं खैर की लकड़ी का और अलीराजपुर के अंदर मैं डंप करता हूँ, वहाँ पे हमारा डिपो है। तो फिर वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सूरत जो मांडवी रेंज है साउथ, उनके ऑफिसर्स और सारा सूरत डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके उन्होंने इस पे रेड किया 24 के अंदर, जून 24 में। और रेड करने के बाद में पता लगा कि यहाँ पे लगभग 2055 मीट्रिक टन अवैध खेर यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। और ये अवैध खेर ये जो आपका दूसरी जो है ना लकड़ियाँ, उसके डिपो की आर्मी किया जा रहा था। इसको उसी टाइम सील जब्त किया गया, सील जब्त करके और इसका कोर्ट के अंदर इसकी रिपोर्ट की गई और उसके बाद में ये डिपो तब से सील पड़ा था। उस ड्राइवर से मिली भनक के आधार पर गुजरात वन विभाग की ATS ने अलीराजपुर में बने इस डिपो पर नजर रखना शुरू की, इसकी रेकी करना शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि यहाँ पर सागौन की लकड़ी एकत्रित करने के लिए एक डिपो बनाने की अनुमति मिली हुई है और इसका उपयोग खैर की लकड़ी को डंप करने के लिए, एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। जब गुजरात ATS ने इस मामले की बारीकी से जांच की तो पता चला कि इस डिपो से बाकायदा लकड़ियों की तस्करी देश के अलग अलग हिस्सों में की जाती है और बाकायदा उसके लिए TP जो कि ट्रांसपोर्ट परमिट होता है वो बनवाया जाता है और यह ट्रांसपोर्ट परमिट बनाता था मध्य प्रदेश का वन विभाग, अलीराजपुर का वन विभाग, और जो कि ट्रांसपोर्ट परमिट बना कर देता था और उसी ट्रांसपोर्ट परमिट का उपयोग ये लोग खैर की लकड़ी की तस्करी के लिए किया करते थे। और इसके बाद जैसे ही यह जांच धीरे धीरे बढ़ी तो इस पूरे गिरोह में शामिल लोगों के खातों की जांच पड़ताल की गई और इसमें बड़ा घालमेल देखने को मिला और इन खातों से बाकायदा ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को फंडिंग की जा रही है, पाकिस्तान के कुछ लोगों को फंडिंग की जा रही है। उसके बाद इस पूरे मामले में ED और NIA को शामिल किया गया जो कि अब बारीकी से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर बीते दिनों मुंबई ED के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस खैर की लकड़ी के तस्करों का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठनों को फंडिंग करने का संदेह पैदा हो रहा है। उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में एक एक चीज की बारीकी से जानकारी दी है। अब जब ED मुंबई के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम मोहसिन ताहिर बताया जा रहा है वह अभी ED की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल वह हज की परमिशन लेके देश से बाहर चला गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ED ने NIA ने 30 जगह छापे मारे हैं जिसके अंदर अवैध खेर की लकड़ी का लेन देन का मामला सामने आया है, जिसके अंदर 3 अपराधी जो हमारे केस में वांटेड है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इस तरह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गैंग है जिसके अंदर पाकिस्तान की कुछ एजेंसियाँ और यहाँ के लोकल टेररिस्टों का कनेक्शन आने का पूरा अंदेशा है। और इन आरोपियों से बड़ी मात्रा में जो खैर की लकड़ी जब्त की गई है वह अलीराजपुर के इसी डिपो से की गई है जिसकी मात्रा लगभग 2000 मीट्रिक टन बताई जा रही है और जिसकी बाजार की कीमत लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए है। इस पूरे मामले के बारे में गुजरात वन विभाग से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं
जिसमें वह इस पूरे मामले की परत दर परत जानकारी दे रही। अब इस मामले का खुलासा होने के बाद फिर कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस सिस्टम क्यों सोया हुआ है, उसे इस मामले की भनक कैसे नहीं लगी। आखिरकार मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने परमिशन देने के पहले, ट्रांसपोर्ट परमिट जारी करने के पहले एक बार भी इस डिपो के अंदर जाना उचित नहीं समझा, जांच पड़ताल करना उचित नहीं समझा। आखिरकार जिस डिपो के लिए उन्होंने परमिशन दी है उसके अंदर खेल क्या हो रहा है, क्या वाकई वहां पर सागौन की लकड़ी है या फिर कुछ और काले कारनामे वहां पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर पुलिस थाने में एक गुप्तचर विभाग होता है, डीएसपी शाखा होती है। उसके कर्मचारियों को, उसके अधिकारियों को इसकी भनक कैसे नहीं लगी कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की धरती का उपयोग आतंक के लिए, फंडिंग करने के लिए किया जा रहा था। आपको यदि हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आपने अब तक अगर आयुक्त को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।